हेलो गाइस, मैं रुखसार सनू। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं आलोक सर की वीडियो बताते हैं। बेटे का इलाज कराया, पाकिस्तान वापस लौटे। पाकिस्तान ने क्या कहा, क्या कहा देखते हैं अभी क्या कहा, कैसी बातें हुई। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो बड़ा जबरदस्त वीडियो है, कैटालिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो है और माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, पाकिस्तानी शेयरिंग एक्सपीरियंस अबाउट इंडिया। तो एक पाकिस्तानी, मुझे लग रहा है कि वो इंडिया आए थे, उन्होंने इंडिया को देखा है और वो इसके बारे में वो बता रहे हैं। तो देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। लेकिन प्रॉपर काम इधर ज़्यादा हो रहा है या भारत में ज़्यादा किया जा रहा है? वेरी गुड। आपने जो क्वेश्चन किया इंडिया के हिसाब से, मुझे इंडिया में 2 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। वेरी नाइस। अच्छा, कौन से सन में? मैं एक बार 2010 में गया हूँ, फिर 2016 में गया हूँ। 2010 में मैं बंगलोर गया था और जहाँ मेरा स्टे था उसके साथ इंडस्ट्रियल एस्टेट थी। मैं वहाँ गया तो वहाँ पर एक स्टाफ है जिसको BTL स्टाफ कहते हैं। अब मैंने देखा कि BTL स्टाफ क्यों है। उसके साथ एक इदारा है जिसका नाम है BTL एजुकेशनल कम्प्लेक्स। अब उसके सामने एक बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है BTL प्राइमरी स्कूल, ऊपर लिखा है BTL हाई स्कूल, उसके ऊपर लिखा हुआ है BTL वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, BTL कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, BTL यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, BTL कॉलेज ऑफ साइंसेज एंड आर्ट्स। एक बच्चा उसी गेट से, नर्सरी का बच्चा अंदर जा रहा है, उसी गेट से मैट्रिक का जा रहा है, उसी गेट से डिप्लोमा होल्डर और जो वोकेशनल का 2 साल या 1 साल सर्टिफिकेट होल्डर है वो भी जा रहा है। मुझे बड़ा क्रेज़ हुआ और वहाँ पर एक PhD स्कॉलर भी पढ़ने जा रहा है, अंदर यूनिवर्सिटी भी है। मैं वहाँ गया, मिला बंदों से, मैंने देखा तो वहाँ पर मुझे वो बच्चे मिले जो वहाँ वोकेशनल में, मेरा चूँकि ज़्यादा इंटरेस्ट भी वोकेशनल में था तो मैंने सिर्फ उनको टच किया। आप गवर्नमेंट लेवल पे भेजे गए थे या खुद अपना? मैं किसी अपने काम गया था, मेरा बेटा बीमार था और मैंने उसका वहाँ पर ऑपरेट करवाना था। नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर, डॉक्टर राजेश शर्मा, उससे मेरे बेटे को ओपन हार्ट सर्जरी थी दिल की, तो उसके लिए मुझे 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। लेकिन चूँकि मेरा लाइफ का क्रेज़, ये मेरा पेशा है, शोबा है, तो मैं इन वोकेशनल इदारों को सर्च करता रहा। इत्तफाक से मुझे उसी के साथ हॉस्पिटल से 10 कदम पे इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसके अंदर मुझे मिल गया। और उन्होंने ये सारे इंस्टीट्यूट अपने इंडस्ट्रियल स्टेट में बनाए हुए हैं। हमारे इंस्टीट्यूट गुलबर्ग मॉडल टाउन और बड़े बड़े पोश एरिया में है और दावा हम करते हैं कि जी ये गरीब बच्चों के लिए है। वो गरीब वहाँ पहुँचता कैसे? आपने ऑपरेट जो है वो 2010 में करवाया, 2016 में? 2010 में भी करवाया था, फिर 2016 में दोबारा मैं एक बार चेकअप के लिए ले गया था। सर वो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में नहीं, मतलब अभी वोकेशनल की बात आपसे करूँगा। अब वो बच्चे वहाँ पर जो ट्रेनिंग ले रहे थे, उनसे मैंने कहा कि तुम कैसे करते हो? उन्होंने कहा कि हमारा 80-20 रेशो है थ्योरी और प्रैक्टिकल की, और वो पाकिस्तान में भी यही है, पूरी वर्ल्ड में। 20% हम थ्योरी पढ़ते हैं, 80% जो है वो हम इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं। टीचर हमें इंस्ट्रक्शन दे देता है, हम मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में हमें जॉब अलाट हो जाता है, हम वहाँ पर काम करते हैं और फैक्ट्री वाले हमें पर डे के हिसाब से पैसे भी देते हैं और हम उनका काम करते हैं और वो हमें सिखाते भी। उस पैसे से हम इंस्टीट्यूट को फ़ीस देते हैं। अब ज़रा सोचते जाना इस बात को, हम उससे फ़ीस देते हैं इदारे को और अपना ख़र्चा भी उसी में से निकलता है और हमारे पास पैसे कुछ बच भी जाते हैं। ये भारत की बात बता, भारत की बात, बंगलोर की BTL की बता रहा हूँ मैं। बंगलोर या उनका सूबा है। अब यहाँ पर जितना ज़कात का पैसा आता है, जो फंडिंग आती, सूबा यानी कि अगर मैं स्टेट की बात करूं तो कर्नाटका है, बेंगलुरु उसका शहर है और बेंगलुरु हमारा IT हब भी है। हमारी सिलिकॉन वैली कहते हैं हम बेंगलुरु को अपने। तो IT के लिए भी है और इंडस्ट्रीज भी वहां पर बहुत ज्यादा है वो हम बच्चों को देते हैं। वो लगे हुए हैं ज़कात के फ़ंड खाने में। जिसको पता चलता है कि मुझे 3000 महीना मिलेगा, नौकरी तो है कोई नहीं, वो कहता है चल कुछ भी ना करो, दाखिला तो लो, चाहे उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। वो नंबर गेम चलती रहती है। आउटपुट पे आप देखें कि आप प्लेसमेंट सर्वे करवा ले कोई, यहाँ पर 20% बच्चे आपको मिलेंगे जो अपने जॉब पे होंगे। 80% सिर्फ इस चक्कर के लिए
कि हमें पैसा मिल रहा है 3,000 महीना, वो खा के एक तरफ हो जाता है। सर मुझे एक बात बताएं यहाँ पे, जब आप 2016 में गए थे, कितना फ़र्क आपने फ़ील किया पाकिस्तान में और भारत के लाइफस्टाइल के अंदर, वहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर, और स्पेशली वहाँ में रहने वाले लोगों और इधर के रहने वाले लोगों में? बड़ा फ़र्क है। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर को आप फ़ोन करें, वो फ़ोन नहीं उठाता, उसका असिस्टेंट उठाएगा, ठीक है। वहाँ एक नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा का, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, सर्जन है। आप अभी खड़े होकर, मेरे पास नंबर है, उसको फ़ोन करें, वो खुद उठाएगा। उसके दरवाजे के आगे कोई पियन नहीं खड़ा कि जो आपको रोके हॉस्पिटल में। मैंने उसको नारायण हरद्वाड़ा हॉस्पिटल में भी देखा है, जेपी हॉस्पिटल में था, आजकल वो जेपी हॉस्पिटल में है। उसके दरवाजे के आगे कोई नहीं, वो अकेला बैठा हुआ है। आप आए हैं, पेशेंट है, बात करें। यहाँ आप जाके दिखाएं किसी डॉक्टर के दरवाजे के आगे कि आपने चेकअप करवाना है, आपको टाइम मिलेगा। वो टाइम वो भी देता है। उसकी एक है लड़की वजह कुमारी, जिसको हम फ़ोन करते हैं, वो उठाती है, टाइम देती है, ईमेल का जवाब देती है। लेकिन इस तरह नहीं है कि जो आया तो उसको हटा दिया, धक्के दिए। वहाँ पर बड़ा सिस्टम था। अब आपके बेटे की तबीयत कैसी है? बेटा अभी MBBS कर रहा है, फाइनल ईयर में है, बिल्कुल ठीक है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, जो ट्रीटमेंट वहाँ से करवाया, वो क्या पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं? मतलब वो चीज़ें पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी? मैं 1-2 हॉस्पिटल में गया, एंजियोग्राफी तो मैंने यहीं से करवाई थी। डॉक्टर मसूद सादक साहब हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से करवाया था। लेकिन जब मैंने PIC में कोशिश की तो वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेरा ज़हन मुतमईन नहीं हुआ। फिर मैं इत्तफाक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने भी मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं किया। फिर मैं इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ जगहों पे रब्ता करता रहा, क्योंकि एक बेटे जैसी चीज़ है और मैं किसी ऐसे बंदे को हवाले नहीं कर सकता। तो मेरा 2 डॉक्टर से रब्ता हुआ। एक डॉक्टर भान थे दिल्ली में, वो सिख बरादरी से थे, उनसे रब्ता हुआ। और दूसरे डॉक्टर राजेश शर्मा, जिसकी तरफ से मुझे जवाब आया। भारत ही को क्या इंतखाब क्यों? मतलब वो खर्चे के लिहाज से कम था, इंग्लैंड उससे महंगा था हमारे रुपए की कीमत के हिसाब से। मेरे पास इतने ही वसाइल थे, 12-13 लाख रुपया लग गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे किया। तो वीज़ा भी गवर्नमेंट ने आराम से दे दिया। हाँ, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीज़ा मिल गया था मुझे, कोई रोका नहीं मैंने। वो हुआ ये था कि डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ मेरी कम्युनिकेशन हो गई। मैंने डॉक्टर राजेश शर्मा को फाइनल किया तो उन्होंने मेरा मतलब है हमें स्पॉन्सर लेटर भेज दिया था, अपनी एम्बेसी को और एक हमें। तो मैं वहाँ गया। मैं चूँकि वोकेशनल का था, मेरे वहाँ पर मुझे कोई काम नहीं था। बच्चा उनके ज़िम्मे था, हमारा खाना भी उनके ज़िम्मे था, रिहाइश भी उन्हीं के ज़िम्मे थी, ब्लड देना, जो करना, दवाई लेनी। और हॉस्पिटल्स कैसे थे वहाँ के? वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैं जस्ट लाइक एक ड्राइंग रूम की तरह पड़ा रहा। मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं था। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, दवाई कहाँ से लेनी है, क्या करनी, मेरा उनके साथ एक पैकेज मुकर्रर था। उसमें खून, ब्लड वो उन्होंने देना। मुझे नहीं पता कि उनका कहाँ पे फार्मेसी है, क्या है, ना मैं कभी लेने गया हूँ। उनका अपना अमला ही दवाई लेके आता था। खून का, ब्लड का अरेंजमेंट भी उन्होंने किया। मैं तो वहाँ पर जस्ट लाइक जैसे कोई मेहमान होता है, मियाँ बीवी हम दोनों साथ थे, वहाँ रहे। और मेरे पास वो टाइम फ़ारग होता था। मैं इस चक्कर में इधर उधर नेट पे तलाश करता रहा कि कोई मुझे वोकेशनल इदारा करीब तरीन बंगलोर में मिल जाए। तो वो साथ ही बोमा संद्रा एक तहसील है उनकी, ये बोमा संद्रा में हॉस्पिटल था, उसी के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट थी बड़ी सी। तो वहाँ ही मुझे BTL स्टाफ पे बच्चे जब पढ़ आते थे जाते थे, तो मैंने 1-2 बंदों से पूछा तो उन्होंने कहा ये अंदर जाएं तो BTL इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहाँ गया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तो इंतहाई सादगी है वहाँ पर। आप किसी भी बंदे को, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, जिससे आप मिलें वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हम फिरौन हैं। मैं भी ग्रेड 18 तक ऑफिसर रहा हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई अच्छा ऑफिसर था, लेकिन अब वक्त आ गया कि हमें सोचना चाहिए। मैं कोशिश करता था, मैंने बहुत से बंदों को जॉब पे लगवाया। मेरा कोई किथ एंड किन रिलेटिव नहीं है, मैंने गरीब बंदों को लगवाया और किसी से एक कप चाय का नहीं। मैंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग मेरे ख़िलाफ़ थे कि इसने फ़लाँ भर्ती करा दिया, यहाँ करा दिया। यहाँ कोई किसी को माफ़ नहीं करता। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम के अंदर जहाँ आप टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपको क्या लगता है कितने साल भारत इस टाइम आगे निकल चुका है पाकिस्तान से? सर, हमारे पास टीचर्स की कमी नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमारी सोच की
बदबख्ती है कि जिसको नौकरी मिल जाती है, जब वो इंस्ट्रक्टर बन जाता है ना, टीचर बन जाता है, तब वो हाथ लगाना तौहीन समझता है। मसलन मैं एज ए थ्योरी इंस्ट्रक्टर मुगलपुरा में रहा हूँ। मुगलपुरा ये जर्मन ने बनाया था। वहाँ पर जर्मन ऐसे काम करते थे जस्ट लाइक ए वर्कर, और वहाँ पर जो बंदे हमारे थे उस वक़्त, अल्लाह गरी के रहम के, एक अरफान हाशमी साहब थे बेसिक में, और भी लोग थे। नहीं बैठते नहीं, एक टांग पे खड़े होके उन्होंने काम लिया। मैं जब वहाँ गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दिलाई कैंप में आ गया। कुछ अरसे बाद उन्होंने मुझे इस चीज़ पे राग़िब कर लिया, उस अमले ने, वहाँ के बंदों ने। एक अफजाल साहब थे, थ्योरी के सीनियर थे, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। मैंने तो कभी ट्यूशन भी नहीं पढ़ाई थी। तो हम एक मिशनरी बन गए। और वो बच्चे, मैंने देखा है कि HMC टैक्सला तो एक नाम है, वहाँ पर बच्चे अगर उन्हें चाहिए होते थे ना, तो वो सिर्फ कहते थे कि मुगलपुरे के बच्चे आ गए हैं। उनका इंटरव्यू नहीं होता था, बस मुगलपुरे का सर्टिफिकेट का चाहिए। और एक बार जब फ्लड आया था बेतहाशा 1987 या 88 में तो उन्हें बच्चे चाहिए थे। HMC में स्टाफ की कमी हो गई, तो एक उनका वर्क्स मैनेजर था नातक साहब, मैं उस वक्त इंस्ट्रक्टर थ्योरी था वहाँ पर, और वो बाई एयर लाहौर पहुँचा मुगलपुरा में। यहाँ से बच्चे फर्स्ट डिवीजन जितने थे सारे कलेक्ट किए, 15-20 बच्चे, उनको वहीं पर अपॉइंटमेंट आर्डर दिए और हवाई जहाज़ बैठ के चला गया। कहता जब बारिश का मौसम सेट हो जाए, सड़कें खुल जाएं, तो आप HMC आ जाना, आपकी रिहाइश और जॉब का स्टार्ट हो गया। ये बात थी। अब आप मुगलपुरा जाके देखें, मेरे रोना आता है इस चीज़ से। जिससे पूछे टीचर आता तौहीन समझते हैं। मैंने BOC में काम किया, ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी में, हाथ से काम किया। वहाँ पर गोरे थे, मुकद्दर हुसैन साहब थे, चीफ इंजीनियर थे, और लोग थे। मैंने उनसे बड़ी उनकी शागिर्दी में काम सीखा। गैस फील्ड। देखिए, जो कुछ भी ये बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि किस तरह डिटोरेट हुए हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान की नीयत। और आज अगर पाकिस्तान अपने बुरे दौर से गुजर रहा है, तो उसकी कहानी इन्होंने बयां की है कि क्यों बुरे दौर से गुजर रहा है। क्योंकि सब अपने आप को सेठ समझने लगे हैं। देखिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर अपने आप को आपने कह दिया कि नहीं वो काम छोटा है, मैं वो करूंगा नहीं, बहुत मुश्किल है। रही बात, उन्होंने इंडिया का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने 2010-2016 का इंडिया देखा है। आज तो खैर बहुत टाइम हो गया। मुझे लगता है 2023 का जो इंडिया है वो बहुत तेजी से बदल चुका है 2016 के मुकाबले। 7 साल में ही बहुत तेजी आई है इसमें। लेकिन तब भी इन्होंने जो बातें बताई हैं वो बातें सुनने लायक थी। उन्होंने एक्चुअल चीज जो अपनी आंखों से देखी इंडिया में, वो चीज बयां की है। पाकिस्तानियों को इनकी बातें सुननी चाहिए, पाकिस्तानियों को इनकी बातें समझनी चाहिए कि जो आंखों देखी भारत से ये देख कर आए हैं और जो अपना एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने भी भेदभाव किया होता, हमने भी छोटा बड़ा समझा होता, तो आज हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी न बन चुके होते और 4th की तरफ कदम न बढ़ाया होता। आज हमारा चंद्रयान जिसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रहा है, आज जो हम चांद पर लैंड कर चुके हैं, ऐसा नहीं होता। आज जिस मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल सुविधाओं की बात की जा रही है, वो भी नहीं होती, क्योंकि हमने भेदभाव नहीं किया है। हमारा संविधान हम सबको बराबरी का अधिकार देता है। वो चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, किसी भी समाज से आप ताल्लुक रखते हैं, बेसिक राइट्स हम सबके एक हैं। लेकिन आपके यहां नहीं, और यही फर्क है माइंडसेट और नियत का। इंटरव्यू जहां जाए वो कहती है इंजीनियरिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन लाओ। अब हमें तो वो करते नहीं थे। एक सीट आई पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, उन्होंने मांगा कि डिप्लोमा होल्डर हो, बीटेक ऑनर हो, बीटेक हो, BSc इंजीनियर हो, सब आए। उन्होंने सब कैटेगरी को लिया। आप इमेजिन करेंगे 3 बच्चे सिलेक्ट हुए। बल्कि इससे पहले मैं आपको मज़ का खेज़ बताता हूँ कि ये सिविल लाइन में एग्ज़ाम हुआ, रिटन टेस्ट हुआ। वहाँ पर उन्होंने जो क्वेश्चन दिए, मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर उन क्वेश्चन को जानते ही नहीं थे। हमने वो किए। 21 या 22 लड़के रिटन टेस्ट में क्वालिफाई उन्होंने किया। उसमें मेरा भी नाम था और भी कुछ दोस्त थे। जब वाइवा हुआ
तो उसमें से 3 बच्चे, 3 सीटें थी, 3 लड़के सिलेक्ट हुए। एक मैं था, शाहसवार मेरा नाम है, मैं आज भी अपने ओपन एयर पे बता रहा हूँ। एक परवेज़ लड़का था जो टेप्टा में भी काम कर रहा है। एक शबीर हुसैन था जो बहावलपुर में प्रिंसिपल था, वफात पा गया। एक भी बीएससी इंजीनियर सिलेक्ट नहीं हुआ। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि कोई बीएससी इंजीनियर हमारे साथ कोई मुकाबला कर ले। सिर्फ एक मिनापली बनाई है बीएससी इंजीनियर ने, उसके बाद अब फड्डा डाला हुआ। अभी तक मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 65 साल का हो गया हूँ, अभी तक वो मसला पाकिस्तान से हल नहीं हुआ। नवाज शरीफ के सब के मामलात 1 साल में सारे रूल्स रेगुलेशन असम्बली से पास हो गए हैं, लेकिन बीटेक का नहीं हल हुआ। टेक्नोलॉजी काउंसिल नहीं बना दी। अब टेक्नोलॉजी काउंसिल का केस साल से पड़ा हुआ है असम्बली में, वो पास नहीं हो रहा। जब तक वो पास नहीं होता वो फील्ड में नौकरी के लिए ना हलें। पता नहीं मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं ये कह रहा हूँ, मेरा लास्ट मैसेज है हुकूमत को कि ये जो मिनापली बीएससी इंजीनियर ने बनाई है, बनाएं, ओपन मार्केट में आएँ, बाहर देखें इंडिया में उसका क्या स्टेटस है। पीपल प्रेफर बीटेक एज कम्पेयर टू बीएससी इंजीनियर। वो लोग आगे निकल गए हैं टेक्नोलॉजी में, उन्हीं से सीख लेना चाहिए। बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, बात करते हैं इंजीनियरिंग की, कितने बंदे बात करते हैं। टेक्नोलॉजिस्ट को हमने निप किया हुआ है, कोई आगे जा ही नहीं सकता। सही बात। इंजीनियर्स को, मैं इंजीनियर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उनका अपना फील्ड है, टेक्नोलॉजिस्ट का अपना फील्ड है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजिस्ट इस काबिल थे तो इंडिया ने, बरतानिया ने, बाकी ममालिक ने इनको चलाया हुआ है और अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ करूँगा। मैं बीटेक ऑनर था और वाहिद आदमी था पीवीटीसी में। वहाँ पर बीटेक ऑनर के लिए, एमबीए के लिए, बीएससी इंजीनियर के लिए प्रिंसिपल की सीट के लिए प्रमोशन का रास्ता था। प्रिंसिपल से आगे एरिया मैनेजर के लिए और एरिया मैनेजर से आगे रीजनल मैनेजर के लिए। मैं एरिया मैनेजर था। पहला बंदा पीवीटीसी की तारीख में बीएससी इंजीनियर आया है, मिस्टर अमजद साहब। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया है कि बीटेक ऑनर इज़ नॉट अलाउड टू अपीयर इन द प्रमोशन। वो डिग्री हमें नहीं चाहिए। कोई बंदा आपके फोरम से उससे पूछे कि तेरे पास क्या इस चीज़ का जस्टिफिकेशन है। एक टेक्निकल इदारे को टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए या एक एमबीए चाहिए, एक बीएससी इंजीनियर चाहिए। मेरे सामने खड़ा होकर वो बात करे, जस्टिफाई करे, सिर्फ उस एमडीए की कुर्सी पे, और वो भी वहाँ पर पता नहीं कितनी सियासतों से वो आया है, उसकी अपनी एमबीए की डिग्री जेल ली है। मैं चैलेंज करता हूँ, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन लगी हुई है और वो ऑब्जर्वेशन एजी ऑफिस ने लगाई है, ऑडिट पैरा है, लेकिन अपने रिसोर्सेज की वजह से वो दबा के बैठा है और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है उसको कि तूने इस इदारे में टेक्नोलॉजिस्ट का राबता और रास्ता ही मुनक़ता कर दिया। इसी वजह से वो इदारा तबाह हुआ पड़ा है। कोई बंदा वहाँ विज़िट करे, जो हालात उस इदारे के इस एमडी ने कर दिए हैं, तबाही के दहाने पे है, फंडिंग पे, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, हर चीज़ से। उसको खुद आता जाता कुछ नहीं, उसने बीएससी इंजीनियर किया, वो इंजीनियरिंग के स्पेलिंग नहीं लिख सकता। मैं उसको इस फोरम पे चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ, जैसे वो मौलवी कहते हैं ना, मुनाजरा करे मेरे साथ मुनाजरा। मैंने पढ़ के की है इंजीनियरिंग। मैं रात को बीओसी में, ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी में रात को जागता था, दिन को 8 बजे जाता था, ठीक है। मशीन डिज़ाइन में मैंने 3 बार सप्ली ली। अब मैं किसी इदारे में एज ए विजिटिंग लेक्चरर जाता हूँ तो मैं 2000 रुपया घंटे का लेता हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने मेहनत की है, काम किया है, मैंने अपने बच्चों पे मेहनत की है। मैं अपने बच्चों पे मैंने बताया कि सिर्फ माँ की, बाप की मेहनत नहीं होती, उस माँ की भी है। वो बेचारी अपनी सारी हसरतें मार के तो वो उनके पीछे लगी है। रात 10 बजे उठी है, 11 बजे उठी है, किसी को 2 बजे। 3 बच्चे जो इस तरह के लगाए। चौथी एक मेरी बेटी प्रोफेसर है, उसने एमएससी किया है, एमफिल किया है बायोकेमिस्ट्री सुपीरियर यूनिवर्सिटी में। हमने मेहनत की है और उसी तनख्वाह पे। कोई बंदा कह दे कि मैंने कभी किसी से 1 कप चाय लिया, किसी अपने रिश्तेदार को भर्ती किया, मजदूरी किया, और अल्लाह का शुक्र है कि हलाल पैसा कमाया और हलाल सिमत जा रहा है। लेकिन ये इदारा प्योरली टेक्नोलॉजी का था। पीवीटीसी, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, लफ्ज़ पे गौर करें, ये टेक्नोलॉजी का है। उस बीएससी इंजीनियर ने आके सिर्फ ज़ाती इनाद की खातर कि मैं इंजीनियर हूँ, उसने सबसे पहले बीटेक की डिग्री को कहा कि वो एलिजिबल नहीं है फॉर प्रमोशन। सिर्फ हमें इस चीज़ का जवाब दे। आप इस चीज़ को, मुझे दोबारा आप मेरा इंटरव्यू करें, मैं आपके साथ हूँ, काउंसलिंग करवाएं मेरी उसके साथ।
बुलाएं उसको अपने अपने चैनल पे, मैं चैनल पे आने को तैयार हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। खैर बाद में तो आप ये अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स पे आ गए, पर्सनल लड़ाइयों पे ये आ गए, और ये कई संस्थानों में, कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है, इंडिया में भी ऐसा होता है, चीजें कर दी जाती हैं। लेकिन हाँ, कम से कम पिछले 25-30 सालों में हमने जिस तरह से सिस्टम को मॉडिफाई किया है, उसको रीडिजाइन किया है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, हमने कभी एक चीज पर हम अडिग नहीं हुए, हम जिद्दी नहीं हुए कि हमें यही करना है बॉस। हमने वक्त के साथ चीजों को बदला, नई टेक्नोलॉजी पे काम किया, नई टेक्नोलॉजीज को हमने शामिल किया। हम टेक्नोलॉजी से भागे नहीं। हमें यह नहीं लगा कि यार हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी अगर हम टेक्नोलॉजी को लेकर आए, नहीं, हमने उनके साथ काम किया, उससे नए रोजगार पैदा किए। देखिए, हर चीज का ना पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अगर कंप्यूटर इस देश में आया तो कहा गया कि जी ये तो नौकरियां खा जाएगा जी, बैलगाड़ी से लोग गए थे, मुझे याद है संसद भवन पहुंचे थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन आज उसी कंप्यूटर ने, और मैं इसके लिए उस वक्त की कांग्रेस सरकार को बधाई देना चाहूंगा, राजीव गांधी को बधाई देना चाहूंगा, वो लेकर आए, उन्होंने विजन देखा कि नहीं, इसके फायदे ज्यादा हैं। अब सोचिए कि आज हम आईटी में कहां हैं। हम आईटी में हमने इस बार 320 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट की हैं सर्विसेज। 320 बिलियन डॉलर, करीब करीब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के बराबर हमने एक सेक्टर से एक्सपोर्ट किया है। तो ऐसा मुमकिन क्यों हुआ? क्योंकि कंप्यूटर आया था, उसी कंप्यूटर की बदौलत हुआ है। तो देखिए, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि उसमें पॉजिटिविटी कितनी है। कंप्यूटर आया तो देखिए, आज हम हमारे जैसे लोग भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम अपना घर बार चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, ऑफिस चला रहे हैं। और अब तो रोजमर्रा की जिंदगी में इस टेक्नोलॉजी ने इतनी जगह बना ली है कि उसके बिना काम नहीं हो सकता। जो पहले हम गैस की लाइनों में लगे रहते थे बिल पेमेंट करने के लिए, आज हम सब ऑनलाइन होता है। बिजली की पेमेंट ऑनलाइन होता है। बैंक में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कभी हम लाइन लेके टोकन लगा के वेट करना पड़ता था कि नंबर आएगा फलाना जी, तो चलिए, नहीं है सब। ये क्यों हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया। हम उससे घबराए नहीं, हम उससे डरे नहीं, हमने उसको अपनाया और हमने उसका फायदा उठाया। आज सोचिए कि हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चल रही हैं आईटी इंडस्ट्री से। उस आईटी इंडस्ट्री की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो फल फूल रही हैं, वहां नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। जो इतनी सारी हम कहें कि यूनिकॉर्न कंपनीज बनी हैं, वो टेक्नोलॉजी की बदौलत बनी हैं इंडिया की। तो अगर आपने वक्त के साथ कदम नहीं मिलाया तो वक्त आपको छांट देगा, आपको पीछे छोड़ देगा, आपको उस रेस से बाहर निकाल देगा, डेवलपमेंट की रेस जिसे कहते हैं। और वो डेवलपमेंट एज ए इंडिविजुअल भी हो रही है और एज ए नेशन भी हो रही है। अगर आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले अगर मैंने कंप्यूटर पर ध्यान नहीं दिया होता, मैं टेक्नोलॉजी को नहीं समझता, नहीं पढ़ता उसके बारे में, तो आज मैं सक्सेसफुल नहीं होता। आज भी मैं सोच रहा होता कि अरे यार इसको कैसे करूं, अरे यार इसको कैसे करूं। मुझे सोचना नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान में जैसे इसका उल्टा है, जैसे कि इन्होंने बताया। और रही बात जो अपना इन्होंने इंडिया का एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे ये पता लग गया होगा कि इंडिया ने क्यों प्रोग्रेस की या वो क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि हमने सिस्टम पर काम किया। हमने अपनी गलती, मैं ये नहीं कह रहा कि हम एकदम परफेक्ट देश बन गए हैं या बन जाएंगे। कोई भी देश, कोई भी इंडिविजुअल परफेक्ट नहीं होता। लेकिन हां, जितना ज्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश होनी चाहिए उतना हमने किया। वो हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हम लगातार अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। हम लगातार अपनी कमजोरियों को पार पा रहे हैं। जहां पर हम ढीले पड़ रहे हैं हम उसको टाइट कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम इस फील्ड में थोड़े कमजोर हैं, पीछे हैं, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हां, हमसे गलतियां हुई हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, देखिए, सेमीकंडक्टर आने वाले 5 से 10 साल में आप कहेंगे कि दूसरा आईटी होने वाला है। आप देखिएगा, जैसे आज पूरी दुनिया इंडियन आईटी का जिक्र करती है ना, 10 साल रुक जाइए, आप पूरी दुनिया इंडियन सेमीकंडक्टर और इंडियन चिप मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र करेगी। और ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं हो।
जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो होगी खत्म, यकीन कर जाएं, बड़े मुद्दों बाद, बड़ी अरसे बाद अच्छी होती हैं बातें, लेकिन एक म्यारी गुफ्तगू सुनने को मिली, एक म्यारी पढ़ा लिखा ज़हन मिला। बाकी छोड़े उसने इंडिया की तारीफ की कि नहीं की, उसकी बातें देखें, ठहराव कितना था उसकी लहजे में, और किस वो आराम के साथ, फ़ख्र के साथ अपनी बात पर जोर डालकर, मतलब कि एक पता चल रहा था कि कोई आदमी बात कर रहा है। और उसने फिर जो बातें कही हैं पाकिस्तान की पूरी, उसने जिस तरह लोग सर ने भी कहा कि ये स्टोरी सुना रहा है पाकिस्तान की तनज़ली की, पाकिस्तान की डिसेंडिंग की, कि पाकिस्तान किस तरह डिसेंड हुआ, पाकिस्तान किस तरह वापस को गेर लगा। और इसने बड़े अपने प्यारे अंदाज और बड़ी आसान भाषा में, आसान अल्फाज में, आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में उसने पाकिस्तान की स्टोरी बताई है और इंडिया की स्टोरी बताई है। मैं कहता हूँ कि इस भाई को तो बेस्ट इंटरव्यू का किताब देना चाहिए पाकिस्तान में। जिस तरह इसने मैनिपुलेट किया, जिस तरह इसने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, जिस तरह उसने अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया, फिर उसने पाकिस्तान के अंदर जो बातें, यकीन करें ये तो एक अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, बातों से भी लग रहा था वो एक आई थिंक इंजीनियर है, और BS इंजीनियर्स को वो चैलेंज कर रहा था कि आप मेरे अपनी फील्ड में आ जाएं और मुझसे कोई भी किसी किस्म का मुकाबला करना। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। तो इस भाई ने सबसे पहले ये भी हमारा फर्ज बनता है कि हमारे एक बच्चे की जान बचाई, डॉक्टर राजेश कुमार, राजेश शर्मा, उनका थैंक्स। उन्होंने मतलब कि कोऑपरेट किया, इस ऑनलाइन इनकी बातचीत हुई और उन्होंने बुलाया, इनको वीज़ा मिला, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको मतलब कि सहूलत दी, पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये गया, वीज़ा लगा, फिर इसके बच्चे की ज़िंदगी बची, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, जो कि मेरे ख्याल में एक बाप के लिए ज़िंदगी का सबसे ये बेहतरीन लम्हा होता है कि उसकी औलाद मौत के मुंह से निकले। अगर कोई जो मतलब अपनी औलाद का कुछ जनाजा वालिद या वालिद उठाता है ना, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी दिल को लगा जाते हैं, क्योंकि ये एक तरतीब है कि वालिद फौत होता है बाद में बेटा, ये तरतीब। लेकिन जब तरतीब टूटती है तो वालिद को जब जनाजा उठाना पड़ता है ना अपने बेटे का, तो मैं कहता हूँ ये दुनिया का, तारीख का सबसे मुश्किल तरीन काम होता होगा। हालांकि मैं इस चीज़ से गुजरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे एहसास है। लेकिन उसका थैंक्स उस इंडियन डॉक्टर का, उसने एक सर्जरी की, उसके साथ कोऑपरेट किया, इंडिया गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया। और फिर भाई ने वो कह रहा था कि डॉक्टर बहुत अच्छा था, डॉक्टर अच्छा, ये नहीं कि आप कॉल करें तो उसका PN या कोई उसने रखा हुआ, वो बात बड़ी मजेदार, वो उठाता है ये। और उसने दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान का भी जिक्र किया कि भाई हमारे पाकिस्तान के इधर तो कोई ओहदा मिल जाए या लोग पढ़ जाए तो वो तो वक्त के फिरौन बन जाते हैं। उन्होंने 2-4 अपने PN रखे होते हैं, भाई फोन कोई उठाता है, डेट कोई देता है, ये हकीकत बात है। और मुझे खुद ये बात बहुत अच्छी लगी कि इतना बड़ा डॉक्टर होके जो भी कॉल करता है वो खुद पिक करते हैं, तो बहुत जबरदस्त डॉक्टर हैं। और उन्होंने ट्रीटमेंट भी वो कह रहे हैं कि जबरदस्त किया है। बहुत अच्छी बात है यार, हमारी कंट्री से गया था तो उसका जो है अच्छे तरीके से इलाज किया। तो पाकिस्तान की वो अंकल बात कर रहे थे यार, देखें हर जो लोग हैं ना हर जगह पे एक जैसे नहीं है। अब मैं डॉक्टर से कहीं से मिला हूँ, मतलब हर बंदे को जरूरत पड़ती रहती है डॉक्टर्स की, क्योंकि बीमार भी होता है। तो अक्सर जो डॉक्टर मैंने देखे हैं ना अच्छे लहजे वाले, इखलाक वाले, उनसे दिल करता है बार बार। लेकिन आप भाई उनसे डायरेक्ट नहीं मिल सकते, डायरेक्ट आप फैसल हॉस्पिटल में जाएं तो आप उनके PN से मिले। मैं खुद मिला हूँ, मैं कई दफा गया हूँ, डॉक्टर डायरेक्ट नहीं मिलते भाई, नहीं मिलते। वो कहते हैं कि भाई फलां से जाके पर्ची लो, उसका PN खड़ा है, मैं तो PN से मिलना होता है। मैंने 1-2 दफा कॉल भी किया, लेकिन उसके PN को ही जाके खुद डॉक्टर को नहीं लगते। हमारे फैसलाबाद में जो प्राइवेट म्यारी डॉक्टर है ना हॉस्पिटल, जो बेहतर समझ जाता है वो फैसल हॉस्पिटल ही है। और मेरा भी पाला पड़ा है, सारी बात 2-3-4 साल मैंने भी धक्के खाए हैं अपनी वालदा के साथ। तो जब भी कॉल की है, जब भी मतलब पहले PN से मिलना होता है, टाइम लेना होता है, फिर वेट करना पड़ता है,
और 2-2, 3-3 घंटे वेट करना पड़ रहा है। वेट करने के बाद फिर वो और भाई पैसे जमा करवाने के बाद भी आपको पीए नहीं मिलाएगा, आप खुद भी नहीं जा सकते। यार देखें कि डॉक्टर्स की लाइफ में कितनी मुश्किलात होती हैं। क्या मुश्किलात होती है? उसके इतने ज्यादा पेशेंट होते हैं, कोई आप एक तो नहीं होते ना मेरी बात में। नहीं, आप बात का अंदाजा नहीं लगा रहे। वो भाई बोल रहा है कि इंडिया में जो राजेश शर्मा है वो भी तो कॉल खुद ही उठाते हैं। अच्छा वो तो बात होगी, हमने उसकी हमें अच्छी खूबी लगी, इस पर ज्यादा क्या बोलना। जो उन्होंने फिर कंपैरिजन कर दिया ना उस भाई ने, मैं कहता हूँ कि बेस्ट इंटरव्यू है ये इस ईयर का, मुझे ऐसा लगता है। उसने फिर जितनी खूबी के साथ, आराम के साथ, इंडियन माशरे का तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हैं वहां। उसने फिर चीजें क्लियर करता गया वन बाय। उसने इंडिया के अंदर में था बेंगलोर के, फिर उसने कहा कि वो एक ही मतलब बिल्डिंग के अंदर प्राइमरी का बच्चा भी जा रहा है, 10th का बच्चा भी जा रहा है, वोकेशनल लैंग्वेज मतलब वाला बच्चा भी जा रहा है, कोई मतलब इंजीनियर भी जा रहा है। मतलब एक बिल्डिंग में उन्होंने ये चीजें सेट अप, एक ही दरवाजे ये सारी चीजें मुयस्सर थी और कोई किसी किस्म का परेशानी वाली उधर बात नहीं थी। तो उसने फिर कहा कि मेरा वोकेशनल में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से फिर मैं मतलब उसके साथ गया, मैंने उधर सीखा भी, बहुत कुछ सीखने को मिला। और उनका सबसे बड़ी वजह यह है उनकी तरक्की करने की, वो किसी काम को छोटा नहीं समझते। और सबसे बड़ी बात उसने बताई, उसने कहा है कि 20% वो पढ़ते हैं और 80% वो प्रैक्टिकल करते हैं खुद फील्ड में जाकर। ये बहुत जबरदस्त, क्योंकि प्रैक्टिकल से ज्यादा है ही नहीं। हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकल, ये बात हकीकत है हमारा। मैं सच बोलूं, मैं BS केमिस्ट्री, ये बात उसने जो एंड पर की थी ना, BS इंजीनियरिंग के लोगों के लिए और अपने के लिए चैलेंज किया था, ये बात सच है, हकीकत बात है। मैं खुद BS केमिस्ट्री, तो यकीन करें शर्मिंदगी भी बात होती है। मुझे एस्प्रीन बनाने का सही तरीका नहीं पता, हालांकि ये आई थिंक 10th क्लास 9th क्लास के बच्चों को पता होता है, जो हमारी ये गोलियां होती है बुखार की। हालांकि हमें ये फार्मूला सारा कुछ, बड़े बड़े फार्मूले, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने के फार्मूले, लेकिन भूल जाते हैं। भूलते इसलिए क्योंकि हमने प्रैक्टिकल नहीं किया होता, हमने रट्टे लगाए होते हैं, प्रैक्टिकल से गुजरे होते, 3-3 4 मरतबा बनाई होती, कभी ना भूलते। इंग्लिश में लाइन से है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वही बात है, जितनी आप ज्यादा अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, चीजें बनाएंगे खुद अपने। और जो थ्योरी में हमें जितने कंपाउंड्स बनाने सिखा दिए गए, जितनी थ्योरी मैंने पढ़ी है, यकीन करें वो अगर मैं प्रैक्टिकली सारे बना सकूँ ना, तो मैं कहता हूँ मैं ऐसा साइंसदान बन जाऊंगा कि आपकी सोच है पाकिस्तान कहीं का कहीं पहुंच सकता है। ये सारे करने लगे, नो प्रैक्टिकल हमारे यहाँ, कोई प्रैक्टिकल मुझे नहीं पता। जो 9th क्लास में मैंने जो केमिस्ट्री पढ़ी है, इस तरह के कंपाउंड्स, फार्मूले वाकई इस तरह के 9th क्लास में है। फिर आगे इसका देखें कि किस तरह में, लेकिन वाकई ये है तो थोड़ा बहुत हमें 9th में जो है ना प्रैक्टिकल, मुझे सिफर भी नहीं पता प्रैक्टिकल। एक बात मैं अपनी बात कर रहा हूँ, शर्मिंदगी वाली बात, लेकिन फिर अपने से मैं शुरू कर रहा हूँ। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि भाई ने जब इंटरव्यू शुरू किया ना, तो उसने नाम लिया इंडिया का, तो यकीन जाने उसने उसी वक्त कहा कि इंडिया। तो मैं कहता हूँ कि बड़े खुशी से वो बंदा इंटरव्यू दे रहा था, और स्पेशली जो इंडिया में उसके साथ हुआ, जो लम्हात उसने वहां पे गुजारे, तो वो बड़े खुशी से बयान कर रहा था। ये उसके चेहरे से नजर आ रहा है, इत्मीनान था कि यार मैं उस मुल्क में गया था, मुझे सपोर्ट मिली, मुझे ट्रीट किया गया, और बड़े इत्मीनान के साथ। ऐसे इमेज अच्छा होता है। आप देखिए ये पाकिस्तान एक हरीफ कंट्री है, बातरीफ वो जो दुश्मन करे। पाकिस्तान भी मानता है वो हमारा दुश्मन है, इंडिया भी मानता है, लेकिन असल ये है कि पाकिस्तानी उधर से आकर। भाई अब मैं जितनी भी वीडियोस देखता हूँ ना पाकिस्तान की, तो जो अक्सरियत है ना पाकिस्तानी अवाम, वो इंडिया की तरफ भाई डंका बज रहा है। अब मजबूर हो गए हैं। असल में पहले पता नहीं था, पहले हमें पता नहीं था, और हमें एक किस्म की ना, मैं खुद मानता हूँ इस बात को कि जब इंडिया का नाम आता था तो जल्दी करते थे, लेकिन अब वाकई जब हकीकत पता चली है ना कि नहीं, ये इमरान खान साहब वाला जिसने हमें बहुत सी बातों से का पर्दाफाश। बड़ी शानदार वीडियो थी, यकीन कर जाए, अगर मैं मेरे बस में होता तो मैं इसको बेस्ट इंटरव्यू ऑफ द ईयर करार देता, लेकिन मेरे बस में नहीं है। बड़ी अच्छी बातें की, बड़ा मजा आया सुनकर, बड़ी अरसे बाद इतना मंजोवा सुलझावा इंटरव्यू सुना, पढ़ा लिखे बंदे बातें की, मजा आ गया। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।